आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, असल में अब वो हमारे साथ नहीं हैं। कुछ बरस पहले अभिनेता फारूक शेख विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने हमारी साथी निम्मी मिश्रा से अपनी जिंदगी और अपनी फिल्मों के बारे में बातें की थीं। हमने सोचा कि फारूक शेख की यादों को दोहराया जाए और उनकी वो बातें सुनी जाए। इसलिए हम अपने संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, फारूक शेख ने सन 1973 में एमएस सत्यू की फिल्म गर्म हवा में सिकंदर मिर्जा का किरदार निभाकर अपनी अभिनय यात्रा शुरू की थी। इससे पहले वो रंगमंच पर सक्रिय थे। इसके बाद गमन, नूरी, उमराव जान, चश्मे बद्दूर, साथ साथ, बाजार जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए उन्होंने लोगों को अपना फैन बना लिया। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों। फारूक शेख की आखिरी फिल्म बनी चिल्ड्रन ऑफ वॉर, जो 2014 में रिलीज हुई थी। आइए सुनते हैं संग्रहालय से निकाली ये रिकॉर्डिंग, जिसमें फारूक शेख से बातें निम्मी मिश्रा ने की हैं। दोस्तों नमस्कार। हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं फिल्में और फिल्मों से जुड़े हैं कलाकार, जो हमेशा से हमारे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उनके अभिनय को हम सराहते हैं, पर उनकी जाती जिंदगी के बारे में भी जानने का हमें बड़ा शौक है। किस तरह का उनका रहन सहन है, उनकी क्या सोच है, जिंदगी के लिए उनका नजरिया क्या है, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। पर कलाकारों की जिंदगी की इतनी व्यस्तताएं हैं कि चाहते हुए भी समय मुश्किल से ही मिल पाता है। 70 और 80 के दशक के एक भोले भाले, बिल्कुल अपने से लगने वाले अभिनेता हमारे आज के मेहमान हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, चश्मे बद्दूर कहूं तो शायद आप समझ जाएंगे। फारूक शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार निमी जी, आपके बुलाने का भी शुक्रिया और आपके सामाईन से, सुनने वालों से मुलाकात करवाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, शुरू के दौर की तो हम बात करेंगे, पर लाहौर हमने देखी, तो उस दौर को जरा याद करके हमें कुछ। हेमा मालिनी साहिबा एक फिल्म प्रोड्यूस जिसका नाम है टेल मी ओ खुदा, तो उसमें कई बहुत नामवर लोग हैं। धर्म जी खुद हैं, विनोद खन्ना साहब हैं, ऋषि कपूर, दीप्ति जी हैं, हेमा जी खुद हैं और साथ में मैं भी दुम छिल्ला जो है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐशा जी तो खैर है ही, शी इज डूइंग द मेन कैरेक्टर। और चूंकि मैं एक वक्त में एक ही करता हूँ, मतलब इत्मीनान से काम करते हैं, मतलब सुस्ती से काम करता मतलब आज का जो दौर है भाग दौड़ का, उससे आप अपने को दूर रखे हुए हैं। चूंकि मैं उतनी स्पीड से दौड़ नहीं सकता जितनी स्पीड से और लोग दौड़ते हैं, तो मैं अपने आराम से टहलते हुए कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपका यही सोच है, इसने आपके व्यक्तित्व को, आपके काम को सबसे अलग एक पहचान दी है। इत्तेफाक ये हुआ निमी जी कि जिन लोगों के साथ हमने काम शुरू किया जी, वो इस सोच के लोग थे कि भाई जो कर रहे हैं उसको पूरी तवज्जो के साथ करें, उस पर बड़ा ध्यान दें और डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ये ना हो कि आप एक फिल्म के सेट पे हैं और दूसरी फिल्म के सेट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह हम पहले देखते थे कि शिफ्टों में काम होता था, कि एक ही एक्टर 2 या 3 या 4, कभी कभी 5 शिफ्टें करता था एक दिन में। तो वो चूंकि शुरुआत ऐसे लोगों के साथ हुई जो इसको अच्छा नहीं समझते थे, तो अब वो आदत हो गई। फिर पुरानी आदतें जल्दी छूटती भी नहीं। अच्छी आदतें तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। अब ये तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हाँ, ये बात भी है। पर आपकी जो पहचान है वो शुरू हुई गर्म हवा से। जी हाँ। तो उस दौर को जरा याद करके हमें कुछ बताइए। मैं दरअसल अपने वकालत की पढ़ाई कर रहा था जी, और हम एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन,
उससे जुड़े हुए लोग थे, सब छोटे मोटे काम किया करते थे। सत्यू साहब जो हमारे बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, वो अपनी पहली फिल्म प्लान कर रहे थे, गर्म हवा, जिसका जिक्र अभी आपने किया। तो एक रोल उन्होंने मुझे भी ऑफर किया और मुझे वो स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी और रोल भी ठीक ठाक था। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो मुंबई की जुबान में जैसे कहते हैं कि भाई गाते गाते गवैये हो गए, तो करते करते एक्टर हो गए, वरना इरादा नहीं था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग जो है जिंदगी का पेशा बन जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है वकालत का पेशा मुझसे बच गया और फिल्म वालों के सर पड़ गया मैं। नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें एक इतना अच्छा कलाकार देखने को मिला, और जो जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत खुशकिस्मती है। अब ये तो मेहरबानी है, उनकी मोहब्बतें हैं। गाना कौन सा सुने? एक बहुत अव्वल दौर की मेरी फिल्म थी, मुजफ्फर अली साहब की पहली फिल्म थी, जी जी, गमन, जिसमें स्मिता जी हाँ, थी हाँ। और जलाल आगा थे, जी, जी, जी। और मैंने भी एक रोल किया था। उसका एक गीत है, सीने में जलन, हाँ। आंखों में तूफान सा क्यों है, जी जी इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो लगभग मुंबई की दास्तान भी है ये। जी जी जी। और शहरियार साहब ने बेहद अच्छा बहुत लिखा था, अच्छा। और जयदेव साहब मरहूम बहुत गुणी आदमी थे, उनकी धुन थी। तो वो गाना सुन लेते हैं। सुरेश वाडकर जी की। जी हाँ, बहुत अच्छा गाया था। चलिए। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहत दे नजर एक बयाबान सा क्यों है, ताहत दे नजर एक बयाबान सा क्यों है, सीने में जलन। क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, आईना हमें देख के हैरान
शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। अच्छा, अब हम शुरुआती दौर में आ जाते हैं। आपने कहा कि पहले गर्म हवा में आपने काम किया, उसके बाद ये दौर शुरू हो गया। तो लॉ करने का आपको शौक था कि एक्टिंग का शौक था? पहले ऐसा कुछ नहीं था? पहले कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग जो है एक प्रोफेशन की तरह अपनाया भी जा सकता है मेरे लिए। जी। मेरे कई और दोस्त और साथी थे जो फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर फिल्मों में आ गए। अब चूंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था और घर वालों में कभी किसी का फिल्मों से ताल्लुक नहीं था, तो ये ख्याल भी नहीं आया था। और नौकरी करने का शौक नहीं था कि कौन रोज सुबह उठ के दफ्तर जाएगा और फिर 5 बजे तक या 6 बजे तक दफ्तर में बंधा रहेगा। तो कुछ ऐसा करें जिसमें वक्त की पाबंदी जो है लोगों के कहने के मुताबिक ना हो, अपनी मर्जी के मुताबिक हो। तो सोचा चलो वकालत कर लेते हैं, उसमें जाके काला कोट पहन के कोर्ट में हंगामा करेंगे। लेकिन अब देखिए तकदीर को ये मंजूर था तो आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के होके रह गए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, वैसे बचपन भी आपका बहुत ही अच्छे अंदाज में भी था। हम लोग मध्यम वर्गीय खानदान जैसे होते हैं जिनको इसकी चिंता खैर नहीं होती कि खाएंगे क्या और पहनेंगे कहाँ से। लेकिन ये नहीं था कि भाई वो ऐश में लौट रहे हैं और रुपयों की रेल फेल, ऐसा कुछ नहीं था। भाई इज्जतदार मध्यम वर्गीय खानदान था। नहीं, पर पहले बच्चों को इस तरह रखा भी नहीं जाता था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक पाबंदियां उन पे हर तरह की होती थी कि जब वो चाहे कुछ भी मांगे, ऐसे दिया नहीं जाता था। जी हाँ, जी हाँ, तब ऐसी ही तौर तरीके और फिर ये होता था कि आपके स्कूल में या आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग भी नहीं होते थे जो अपने रुपयों की जो है दिखावा करें और उसके बारे में फिर आप मुतासिर हो जाएं उससे। ऐसा भी नहीं था। जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती है, जिससे नहीं है उससे नहीं है। जिससे साथ मिलना उल्टा बैठना है वो अपनी जगह है, उसके घर में क्या है या आपके घर में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ पहले जीने का अंदाज कुछ ऐसा ही था। कुछ थोड़ा सा मध्यम रफ्तार का भी था। और एक बड़ी मेहरबानी स्टूडेंट्स पे ये होती थी कि ये ढेर सारा होमवर्क जो आजकल स्कूल का एक फर्ज हो गया है, और 10 किलो का बैग जो बेचारे स्टूडेंट्स उठा के अपने कंधों पे लाद के ले जाते हैं, पीठ पे लाद के ले जाते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं था। बिल्कुल। तो जब आप स्कूल से घर आ जाते थे तो सारा वक्त आपका होता था। और चूंकि टेलीविजन उस जमाने में आया नहीं था तो आप खेलिए, कूदिए, उड़धम मचाइए, दौड़िए, भागिए। आउटडोर खेल कूद की जिंदगी थी। बहुत अच्छी थी। हम मतलब नेचर के करीब रहते थे, घर के बाहर पेड़ पौधों के करीब रहते थे, तो वो जिंदगी बड़ी अच्छी थी। उस जमाने में मुंबई में पेड़ पौधे नजर भी आते थे। अब नजर तो आते हैं पर धूल भरे होते हैं। अब वो ढूंढने पड़ते हैं। इमारतें ज्यादा हैं, पेड़ कम हैं। इमारतें ज्यादा हैं, पेड़ कम हैं। तो बचपन आपका कैसा रहा? कोई शरारती थे? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कोई खास तो नहीं था। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि होंगे। गिरते पढ़ते भी नंबर अच्छे आ जाते थे तो स्कूल वाले जो है शरारतों को नजरअंदाज कर देते थे। करते थे शरारत? हाँ, करते जरूर थे। अच्छा। लेकिन ये कि इतनी नहीं कि लोगों के सर पे चढ़ जाए। अच्छा, आपके पेरेंट्स को पसंद था कि आप इस तरफ जाएं? उनको ख्वाबो ख्याल में नहीं था, ना मेरे ख्वाबो ख्याल में था। और जब पहली बार मैंने अपने वालिद से कहा कि भाई इस तरह की एक फिल्म की ऑफर है ये, तो उनका देख लो, अगर अच्छा लगे तो कर लो, लेकिन तुमको करना तो कुछ और ही है, तो अब सोच लो तुम अपने बारे में क्या चाहते हो। वो फिल्म चूंकि एक जरा से हटके फिल्म थी। जी। और उसकी क्रिटिकल एक्लेमेशन उसको बहुत मिला। और आपका जो रोल था खास सिकंदर का, वो मतलब एक छाप छोड़ गया। अब इत्तेफाक से चूंकि उस फिल्म की तारीफ बहुत हुई और बलराज जी का बहुत गैर मामूली अच्छा काम था उस फिल्म में, तो सत्यजीत रे साहब अपनी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी। वो हिंदी की फिल्म थी। तो उन्होंने मुझे, मैं इत्तेफाक से छुट्टियां मना रहा था कनाडा में, तो उन्होंने फोन किया, घर से नंबर लिया, मुझे फोन किया और उनकी बड़ी भारी भरकम बहुत शाइस्ता अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि मैं सत्यजीत रे बोल रहा हूँ और मैं अपनी पहली हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आपको काम करना है। तो मैंने कहा हाँ जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया, मैं अभी छुट्टियों पे, फिर कभी बात करेंगे। मुझे यकीन ही नहीं था कि रे साहब खुद बोल रहे हैं। मैंने फोन रख दिया। अब वो बहुत शरीफ और शाइस्ता इंसान थे, तो उन्होंने दोबारा फोन कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं वाकई सत्यजीत रे बोल रहा हूँ और मैं ऐसा फिल्म बना रहा हूँ और ये इस तरह का किरदार आपसे करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा रे साहब पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने फोन रख दिया, और फिर ये कि अब तो मैं छुट्टियों पे हूँ तो 2 महीनों तक तो लौटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका काम हम आपके आने के बाद कर सकते हैं, और उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। वही फिल्म मुजफ्फर अली साहब ने देख ली। उस जमाने में वो कहीं मुलाजिमत करते थे, वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे गमन, जिसका गीत अभी जिक्र हमने किया। तो उन्होंने कहा मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा हूँ और उसमें एक टैक्सी ड्राइवर का रोल है, तो आप क्या करना चाहोगे? मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो अब ये चलती हुई गाड़ी में चढ़ गए
और चूंकि गाड़ी की रफ्तार अच्छी थी तो हम भी बड़े तेज रफ्तार हो गए। हम आपकी कोई फिल्म देखते हैं तो लगता है कि आप इसी रोल के लिए बने हैं, मतलब उसमें इतना ज्यादा डूब के करते हैं, तो उसके लिए तैयारी क्या रहती है? निमी जी, उसमें बड़ा जो किरदार होता है किसी भी एक्टर के सही नजर आने में या अच्छे नजर आने में, उसमें बड़ा किरदार पर्दे के पीछे या कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों का होता है। अब जैसे हर एक्टर जो है स्क्रिप्ट राइटर के और डायरेक्टर के कंधों पे खड़ा होकर नजर आता है। अगर वो कंधे बौनों के हों या छोटे हों या कमजोर हों तो एक्टर भी छोटा नजर आता है। लेकिन ये चीजें पर्दे पे दिखाई कम देती हैं। लोग समझते हैं एक्टर ही ने बड़ा कमाल कर दिया है, लेकिन अगर अच्छा स्क्रिप्ट ना हो तो एक्टर कितनी कलाबाजी कर ले वो बात नहीं बनती। अच्छा डायरेक्टर ना हो, या डायरेक्टर ही क्यों, अगर अच्छा कैमरामैन ना हो, अच्छा एडिटर ना हो, और तो और अच्छा साउंड रिकॉर्डिस्ट ना हो, तो आपके किरदार या आपके परफॉर्मेंस की तो वहां कोई कदर होनी नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई आर्ट फॉर्म दुनिया में अब तक ऐसा बना है जो इतना टीम वर्क पर डिपेंड करता हो जितना सिनेमा है। सब मिलके जब अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाएं तो सभी अच्छे नजर आते हैं। और चूंकि पर्दे पे एक्टर का चेहरा नजर आता है तो लोग एक्टर की बातें करते रहते हैं। कमाल करने वाले बहुत से लोग पर्दे पे नजर नहीं आते, तो हम लोग उनके साथ काम करते थे जो काम बहुत जानते थे। अब जैसे राइटर बड़े अच्छे थे, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर्स वो थे जो फिल्में इसलिए बनाते थे कि वो कुछ कहना चाहते थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वो लोग थे जो अपने फन के बड़े माहिर थे। अब जैसे रे साहब का जिक्र हुआ, वो दुनिया जहान में मशहूर थे कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, तो उनके साथ काम करते थे। तो बड़ों के साथ छोटा भी ठीक ठाक ही लगने लगता है। मतलब आपकी खुशकिस्मती कहें कि आपको ऐसा है। बहुत ज्यादा। अच्छा चलिए उस पे गाना सुन लेते हैं आपकी वजह। चलिए, तो एक मुजफ्फर साहब का जिक्र चला था, तो मुजफ्फर साहब की एक और फिल्म बड़ी हसीन फिल्म थी जी। फिर शहरियार साहब ने बहुत अच्छे गाने लिखे थे, और खयाम साहब आपका रोल भी बहुत अच्छा था, उसको तो नजरअंदाज मत कीजिए। मैं आपसे बिल्कुल ईमान की कहूँ तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस उमराव जान में कोई खास अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपका कैरेक्टर था उसके लिए वो बिल्कुल माकूल। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ हलवाई के बेटे जैसा लग रहा था बजाय नवाब के। नहीं, वो जो एक भोलापन और थोड़ी बेबसी जो होती है वो उसको पूरी तरह आपने संभाल लिया होगा, वरना हम जो 3 लोग थे उसमें, मर्द जो 3 कैरेक्टर्स थे, रेखा जी तो खैर फिल्म ही थी रेखा जी के बारे में, राज बब्बर साहब और मैं कुछ उस फिल्म में बहुत ज्यादा खिल के नजर नहीं आए थे। नसीर मुझे बहुत सही लगे थे, लेकिन वो उमराव जान की गजल मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सी अच्छी गजलें, सारी अच्छी गजलें। वो उमराव जान की गजल थी, जुस्तजी जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। शहरियार साहब बड़े कमाल के राइटर हैं। बहुत कमाल की, मतलब किस चीज की उसकी तारीफ की जाए। बिल्कुल, चलिए सुनते हैं। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी।
बस ख्वाब में देखा हमने, जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। अच्छा, अब हम चश्मे बद्दूर पर आए। उसकी कहानी, उसका किरदार, वो सब उसके बारे में कुछ बताइए और किस तरह से आप को वो फिल्म मिली। एक फिल्म बनी थी नूरी, वो फिल्म बड़ी कामयाब हुई, बहुत चली। जी जी। और जहां तक मुझे याद है उस साल की सबसे बड़ी हिट थी वो। तो चूंकि फिल्म चल गई तो आपको बीसियों फिर ऑफर वैसे आते हैं कि वो जो उसी फिल्म से मिलते हैं। जैसे नूरी बन गई तो मुझे पहाड़ों की रूही और जंगल की नूरी और वगैरह इस तरह की अजीब व गरीब फिल्में ऑफर हुई। तो 2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। फिर एक दिन मुझे एक फोन आया और उनका, मेरा नाम सही परांच पे है जी। मैं फिल्म बनाती हूँ और मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलिए सुन लेते हैं। तो मैं सही जी के घर गया और उन्होंने चश्मे बद्दूर की स्क्रिप्ट सुनाई। और सही जी का हमेशा तरीका ये होता था कि वो पूरा बाउंड स्क्रिप्ट होता था। अच्छा। एक पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक पूरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता था और तब वो शुरुआत करती थी। तो उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बेहद अच्छी लगी और मैंने कहा जरूर करना चाहूंगा। और गुल आनंद साहब मरहूम उसके प्रोड्यूसर थे और गुल साहब से मुलाकात हुई। गुल साहब बड़े 2 टूक बात करने वाले इंसान थे। उन्होंने, साहब ये है कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं इतने पैसे लूंगा। उनका इतने तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा। उनका सोच लो, मैं बहुत अच्छी तरह रिलीज करूंगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा वो सोच लिया मैंने। 2 साल मैंने वैसे ही काम नहीं किया तो 1 साल और काम नहीं करूंगा, लेकिन कम पैसों में तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं भी चल दिया, वो भी अपने दफ्तर में रहे। उन्होंने सईद जी को फोन किया। उन्होंने कहा साहब ये तो अजीब व गरीब आदमी है, वो तो इतने पैसे मांग रहा है, मैं तो नहीं दूंगा इतने पैसे। तो सही ने कहा नहीं मुझे ये एक्टर चाहिए, आप किसी तरह एडजस्ट कर लो, उसको इतने पैसे दे दो। तो बड़े अनमने होकर उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उन्होंने कहा यार तुम बड़ी जाती करते हो ये वगैरह वगैरह, और चलो दे दिए तुमको इतने पैसे। और फिर गुल साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बड़े घरेलू ताल्लुकात हो गए हमारे। तो उन्होंने बनाई चश्मे बद्दूर सही ने, जो हमने सारी की सारी दिल्ली में शूट की। जी हाँ। और चूंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, उसमें बदकिस्मती से अब रवि बासवानी साहब तो हमारे बीच है नहीं। जी हाँ। रवि बासवानी साहब थे, राकेश बेदी साहब थे, दीप्ति जी खुद थी और सईद जाफरी साहब ने बड़ा अच्छा रोल किया था। तो वो फिल्म बनाई, वो फिल्म भी बहुत चली। वहाँ चली। तो सही जी का कमाल था उसमें। अच्छा, दीप्ति जी के साथ आपका काम का अनुभव कैसा रहा? मतलब ये जोड़ी बड़ी मशहूर हुई, फिर आगे चली साथ साथ। दीप्ति एक गैर मामूली टैलेंट की लड़की है और मेरी अपनी राय ये है कि जितना उनको कामयाब होना चाहिए था उतना इंडस्ट्री ने उनको दिया नहीं। क्योंकि बहुत कम आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जो इतनी वर्सेटैलिटी के साथ काम कर सकते हैं। आप चश्मे बद्दूर को ही ले लीजिए, या ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ हमने फिल्में की जो बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी थी, उसमें भी वो बिल्कुल खरी उतरती हैं। आप बड़ी सेंसिटिव और बड़ी इमोशनल और बड़ी ट्रेजेडी की फिल्में देख लीजिए जिसमें दीप्ति जी ने काम किया है, उसमें भी बिल्कुल खरी उतरती हैं। तो ये रेंज जो है ये बहुत कम लोगों में नजर आता है। मुझे याद है हमने एक फिल्म की थी साथ साथ, मुझे हैरानी होती थी कि कितनी सहूलत के साथ कितना मुश्किल सीन ये कर गई और उनके सामने मैं बड़ा भोंडा नजर आ रहा हूँ। और मैं दीप्ति जी से कहता भी हूँ कि अकल में तुम मुझसे बहुत कमजोर हो लेकिन टैलेंट में तुम मुझसे बहुत ज्यादा हो। और ये दरअसल दीप्ति जी के बारे में सही है, कम से कम टैलेंट वाली बात तो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी बात पे गाना सुने साथ साथ उसके गाने बहुत अच्छे थे। साहब ने इस कदर अच्छे गाने लिखे थे और जगजीत सिंह साहब ने बहुत अच्छा गाया था, कुलदीप सिंह साहब ने बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया था। और मुझे तो लगभग सभी गाने उसके अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गाना खास तौर से मुझे अच्छा लगता है जो जावेद साहब की लिखाई का बड़ा कमाल है उसमें। ये बता दे मुझे जिंदगी प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। हाँ। तो अगर आप इजाजत दें तो ये सुना दें। बिल्कुल सुन। ये बता दे मुझे जिंदगी प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। ये बता दे मुझे जिंदगी
अब वो गर्मी कहाँ खो गई। कल जो बाहों में थी और निगाहों में थी, अब वो गर्मी कहाँ खो गई। ना वो अंदाज है, ना वो आवाज है, ना वो अंदाज है, ना वो आवाज है, अब वो नरमी कहाँ खो गई। ये बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। ये बता दे मुझे जिंदगी। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, फिर वो जज्बात क्यों सो गए। बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, फिर वो जज्बात क्यों सो गए। प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, फासले भी ये क्यों हो गए। ये बता दे मुझे जिंदगी, प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। ये बता दे मुझे जिंदगी, फूल क्यों सारे मुरझा गए, किस लिए बुझ गई चांदनी। ये बता दे मुझे जिंदगी। अच्छा फारूक शेख साहब, मैं सोच रही थी जो 70 और 80 का दशक था उसमें एक पैरेलल सिनेमा या कला फिल्में, इसकी एक लहर सी थी और आप उसके बिल्कुल नुमाइंदे कहें क्या, मतलब आपकी फिल्मों को उसी श्रेणी में रखा जाता। तो आज के दौर में वो कला फिल्मों की बात और उसको आप किस कला तो खैर निमी जी हर फिल्म में होती है। मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों में भी बहुत कला होती थी और कॉमर्स भी हर फिल्म में होता है। रे साहब भी किसी को मुफ्त में दाखिला तो देते नहीं थे, आपको टिकट खरीदना पड़ता है। तो कला और कॉमर्स का एक मिश्रण है जो सिनेमा में है। मैं कई बार सोचता हूँ जब 50 की दशक की फिल्में देखता हूँ या 60 की फिल्में देखता हूँ, मसलन बिमल रॉय साहब की फिल्में या गुरुदत्त साहब की या महबूब साहब की या आसिफ साहब की, शांताराम जी की, तो मुझे कई बार ये ख्याल आता है कि वो बहुत बड़े लोग थे जो बहुत यादगार फिल्में बनाते थे। अब बहुत रईस लोग हैं जो बहुत महंगी फिल्में बनाते हैं। मैं समझता हूं कि बाजार का असर जो है फिल्मों पे बहुत ज्यादा है, बहुत ही क्योंकि बाजार का असर हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा है। अब हर चीज में जो है रुपया बोलता है, बाकी सब चीजों की आवाज मध्यम हो गई है या नहीं सुनाई देती। अच्छा, अभी आपने बात की बाजार, जिन फिल्मों की पब्लिसिटी बहुत की जाती है वो फिल्में ज्यादा चले इसकी गारंटी रहती है? बिल्कुल नहीं होती, बल्कि अब तो जो बहुत पब्लिसिटी करते हैं वो खुद ये कहते हैं कि भाई पहले 3 दिन का शो धमाका है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आपने सिनेमा हॉल भर दिए तो आप गंगा नहाए और अगर नहीं तो आप डूब गए। तो ये सारा खेल जो है ये किसी तरह लोगों को बुला, अब जैसे हम मेले में जाते हैं 20 किस्म की दुकानें लगी होती हैं, हर दुकान के बाद एक आदमी बाहर, एक आदमी खड़ा होता है या 2 लोग खड़े होते हैं, बहन जी इधर आइए, भाई साहब ये आइए, माँ जी इधर आइए, ये देखिए जी यहाँ ये हमारी दुकान। अब हर आदमी अपना अपना नारा लगा रहा है, तो जिसका नारा बहुत ज्यादा जोर से आपके कान पर पड़ता है या जिसकी आवाज आपको भली लग जाती है या बोलने का अंदाज आपको ठीक लग जाता है, आप उधर पहले झांक लेते हैं।
पहले ये था कि बहुत सी फिल्में बनती थी जो हम आज भी देखते हैं और शौक से देखते हैं। पहले फिल्मों के गाने जो है हमको याद रहते थे और आज भी हम सुनते हैं। अब कई बार ये होता है कि मैं फिल्म देखकर निकला हूं और मुझे निकलते निकलते ये याद नहीं रहता कि गाना क्या था। कई मरतबा तो ये होता है कि गाना बज रहा है और मुझे अल्फाज ही समझ में नहीं आते, क्योंकि वो कुछ कह रहा है गाने वाला, लेकिन वो क्या कह रहा है समझ में नहीं आता। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रिदम, देयर इज हार्डली एनी कंसंट्रेशन ऑन मेलोडी, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑन द लिरिक। अब वक्त देने को ना बनाने वाला तैयार है ना एंजॉय करने वाला तैयार है। ये ऐसे ही है कि जैसे चलिए जल्दी से जाते हैं, एक बर्गर ले लेते हैं और चलते चलते खा लेते हैं। तो ये जो बर्गर वाला कल्चर जो है, पहले हमारे यहाँ ये होता था कि वो रसोई बिछाई जाती थी और थाल लगता था या थाली लगती थी या दस्तरखान बिछता था, उस पर बैठ के इत्मीनान से आप खाते थे। अब का मुहावरा आप देख लीजिए, अब मुहावरा निमी जी है कि लेट अस ग्रैब अ बाइट। अब आप ग्रैब अ बाइट को हिंदी में उसका अनुवाद करके देखिए तो ऐसा लगेगा कि वो कोई आदि मानव का कोई आदमी है जो किसी गुफा से निकल के आ रहा है और कह रहा है कि चलो छीन के झपट के एक निवाला ले लो। तो वो तहजीब जो है फिर लॉन्ग लास्टिंग चीजों को जन्म नहीं देती। तो चलिए आपकी पसंद का एक गाना और सुनते हैं। चूंकि बाजार का बहुत जिक्र हो रहा था और बाजार नाम की एक फिल्म भी मैंने की थी, सागर सरहदी साहब फिल्म थी, फिर खयाम साहब का बहुत अच्छा जी, जी, म्यूजिक जी। था उसमें, स्मिता जी थी, नसीर साहब और थे, आप भरत अपने कपूर, किरदार की भी तो बात करिए, वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा। सुप्रिया पाठक साहिबा थी। जी जी जी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी आंखों के सामने कोई घटना चल रही है जी। और हम उसके बिल्कुल सामने बैठ के जी। उसका एक हिस्सा है। जी। उसमें ये फीलिंग आई थी। और इत्तेफाक से हुआ भी ये था कि सागर साहब हैदराबाद गए थे किसी की शादी में, और ये वाकया दरअसल उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, जब इस तरह की एक नौजवान लड़की को किसी बूढ़े मिडिल ईस्ट से आने वाले के साथ जो है जबरदस्ती ब्याया जा रहा था, तो उन पे बड़ा असर हुआ। वो बड़े सेंसिटिव इंसान है सागर साहब। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं इस पे तो कहानी लिखूंगा। उन्होंने कहानी लिखी और फिर सोचा इस पे मैं फिल्म ही बना देता हूँ। तो उनकी भी पहली फिल्म थी वो, और उन्होंने वो फिल्म बनाई और बहुत कामयाब रही फिल्म। बहुत कामयाब। और जैसा कि अभी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उसका भाव, उसके भावनाओं का भाव ऐसा था कि हर आदमी को ऐसा लगता था कि भाई ये तो मेरी देखी हुई सुनी हुई बात है या मेरी नजरों के सामने हो रही हम बात है। खुद हिस्सा बन जाते हैं उस जी। फिल्म की कहानी। ये सागर साहब का कमाल था। और उसकी गजलें बहुत अच्छी गजलें थी, बहुत शानदार। लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती है वो फिर छिड़ी बात रात फूलों की। चलिए तो वो गजल अगर आप बिल्कुल सुना बिल्कुल, दें। हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते
जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। जैसे कि आपने कहा कि समय के साथ हमारे समाज का, हमारे जीवन का फिल्मों पे असर पड़ता है, तो आजकल पहले साहित्य जो था वो फिल्मों से जुड़ा हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी साहित्यकारों की रचनाओं पे फिल्में बनती थी और बिल्कुल यादगार बनती थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में फिल्मों को, वैसे आपने इतनी सारी बातें कर ली, फिर भी मैं आपसे अलग से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप कोई फिल्म बनाएं तो आप किस तरह की फिल्म बनाएं? अव्वल तो ये निमी जी कि मैं कभी फिल्म बनाऊंगा नहीं। जितनी अकल उसमें चाहिए और जितना सब्र उसमें चाहिए उतना मुझ में है नहीं। सब्र तो आप में है। सब्र ये है कि मैं घर पे बैठ के आराम करता रहूं तो बहुत सब्र के साथ कर सकता, लेकिन ये कि 2 साल तक मेहनत करता रहूं कि कोई और मेरे फिल्म में काम करे, उतना सब्र मुझ में नहीं। और फिर उसमें बड़ी अकल की भी जरूरत है, तो वो डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा कमजोर है। तो मैं तो बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कैसी बनानी चाहिए, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अव्वल तो ये कि फिल्म में मनोरंजन तो होना ही चाहिए। अगर वो ना हो तो आप ऑडियंस को 2 घंटे 2.5 घंटे हॉल में बिठा नहीं सकते। आपको मनोरंजन तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मनोरंजन आप किस चीज को कहते हैं? भोंडेपन को कहते हैं, या किसी ऊट पटांग कॉमेडी कभी कभी जो आजकल देखने में आ जाती है उसको कहते हैं, या जिस तरह के अभी आपने चश्मे-बददूर का जिक्र किया, ऋषिकेश मुखर्जी साहब फिल्में बनाते थे, उनकी फिल्मों का जिक्र किया, और लोगों ने पहले कॉमेडीज बनाई हैं। ये चीज हो कि जब आप ऑडिटोरियम से बाहर निकलें तो साथ में कुछ लेकर भी जाएं। जब तक आप ऑडिटोरियम में थे तब तक आपका मनोरंजन तो लाजमी है, वो होना ही चाहिए, और इसीलिए आप गए थे कि आप आनंदित हो जाएं। लेकिन जब आप निकलें बाहर तो साथ में कोई ऐसी चीज ले जाएं, एक आध ख्याल या 2 ख्याल या 1 बात या 2 बातें जो आपको याद रहें। मुझे याद है हम दोनों फिल्म एक बनी थी देवानंद साहब की, उसमें साहिर साहब ने तो हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी रख दी। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये तो हिंदुस्तान का फलसफा है, ये तो हमारी पारंपरिक सोच जो है, ये वो सोच है, उसको गाने में ढाल दिया साहिर साहब ने। तो इसलिए गाना आज तक सबको याद, आज तक जिंदा है और लोग बड़ी खुशी से सुनते हैं। तो ये ऐसी कोई चीज अगर हो कि जो आप साथ भी ले जाएं, ये ना हो कि 3 घंटे गए थे और कुछ एक हंगामा रहा, पता नहीं क्या रहा, हंगामा रहा और आ गए हम। तो अगर वही आपको हंगामा ही चाहिए तो हमारी मुंबई की ट्रेन की सफर और लोकल ट्रेन का सफर कर लीजिए, वो हंगामे रहेंगे आपके, लेकिन जब आप उतरोगे तो राहत की सांस ही लोगे। अच्छा, आपने कॉमेडी की बात की, उसमें इतना भोलापन और मासूमियत होती थी और उसका एक अपना अलग स्टाइल था, तो आपको किसी ने प्रभावित किया या आपने अपना एक अलग स्टाइल बनाया? निमी जी, एक तो ये कि चूंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो पे अपने हिंदुस्तान के दोस्तों और भाइयों से बात कर रहा हूँ, बहनों से बात कर रहा हूँ, तो सच बोलना शर्त है। तो एक तो ये कि आपने कहा भोलापन और मासूमियत, तो मैं आपको एक बात सुना दूं सही परांजपे की। उन्होंने ही एक फिल्म बनाई थी कथा, मुझे अच्छी तरह याद है, जो चश्मे-बददूर के बाद बनाई थी उन्होंने। उसमें नसीर साहब थे, दीप्ति जी थी, मैं था, और उसमें मैंने एक बहुत ही शैतान किस्म के, शरारती और बदमाश किस्म के आदमी का रोल किया था, जो हर एक को बेवकूफ बनाता रहता है और जिसको हम मुंबई की जबान में कहते हैं टोपी पहनाता रहता है। तो सही का ये मानना है और सही का बल्कि दावा है कि दरअसल फारूक शेख को सही रूप में सिर्फ मैंने ही पेश किया है। जैसे फारूक शेख असली जिंदगी में है, वो अगर देखना हो तो आप कथा देख लीजिए। तो भोलेपन और मासूमियत का किस्सा तो मेरा वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा ये कि वो लोग जो फिल्में बनाते थे वो इसका बाकायदा बहुत ख्याल रखते थे कि कोई बेढंगी बात ना हो। अब जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कोई 2 दर्जन कॉमेडीज बनाई होंगी। आप उनकी गोलमाल को देख लीजिए, देखते ही जाइए, आज भी देखते जाइए, और आप हर तीसरे सीन में पेट पकड़ के हंसना शुरू कर दें। लेकिन मजाल है कि कोई एक बात आपको ऐसी लगे कि जो बदतमीजी की हो या भोंडेपन की हो, या आपको ऐसा लगे यार ये मेरे घर वालों के साथ नहीं सुननी चाहिए थी या देखनी चाहिए थी, आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो ये फिल्म मेकर की अपनी जहानत और उसकी अपनी सोच का नतीजा होता था कि आपको हंसा तो सकते हैं, मनोरंजन तो आपका कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। तो वो चूंकि हमारे पे नजर उन लोगों की रहती थी और स्क्रिप्ट भी ऐसे होते थे, तो हमारी मजाल ही नहीं होती थी कि हम कोई भोंडी बात कर जाएं। नहीं, पर आपका कुल मिला के जो आपका एक लोगों के दिलों में आपके अभिनय की, आपके व्यक्तित्व की छाप पड़ी, वो ऐसे ही पड़ी। तो आपकी अपनी एक अलग स्टाइल थी, तो ये अभिनय की अलग स्टाइल कैसे, मतलब खुद डायरेक्टर के कहने से आपने की कि आप हैं ही? ज्यादातर यही है, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट। अब जैसे प्राण साहब की बात ले लीजिए, 60 साल तक बेहद कामयाब काम किया
और इतने कामयाब था कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखते थे कई सालों तक, बल्कि प्राण तो जो है एक डराने वाली चीज हो गई थी। लेकिन असल जिंदगी में तो इंतहाई शरीफ और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फरागदिल इंसान, लेकिन वो किरदार जो है स्क्रीन पे वो निभाते थे क्योंकि स्क्रिप्ट में वो लिखा हुआ था और डायरेक्टर ने वो कहा हुआ था। तो मेरा ख्याल है कोई 400 फिल्में की होंगी, जिसमें से 350 कम से कम ऐसी होंगी जिसमें उन्होंने किसी का भला नहीं होने दिया। तो वो तो किरदार के राइटर और डायरेक्टर का कमाल है। मतलब आप कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं। ये क्रेडिट था कि अच्छे लोगों के साथ काम किया और उन्होंने जो कान पकड़ के सिखाया वो सीख लिया। मतलब आप अपनी तारीफ हमसे सुनना नहीं चाहते? नहीं, मैं आप एक घंटे का प्रोग्राम कीजिएगा जिसमें मुझे ना बुलाए, सिर्फ तारीफ ही करते रहिएगा। अच्छा, अब गाना सुने की बात आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चश्मे बद्दूर का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो बड़ा अच्छा लिखा हुआ भी है, काली घोड़ी द्वार खड़ी। वाह वाह, बहुत अच्छा गाना, सुनते हैं। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। गाओ। काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। मूंगों से मोरी मांग भरी, मूंगों से मोरी मांग भरी। बरजोरी सैया ले जावे, बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। भीड़ के बीच अकेले मितवा, भीड़ के बीच अकेले मितवा, अकेले मितवा। अकेले मितवा। जंगल बीच महक गए फुलवा, जंगल बीच महक गए फुलवा। कौने ठगवा बैया धरी, कौने ठगवा बैया धरी। चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे, अम्मा को मीठी बतियन संभारे। बाबा के द्वारे भेजे हर कारे। अम्मा को मीठी बतियन संभारे। चितवन से मोक हरी, चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी द्वार खड़ी खड़ी रे, काली घोड़ी द्वार खड़ी। सगमधनि दादानी मधगमसा, सगमधनि सा सनिधमगसा, निसगमधनि निधमगसनि, धनि सगमध धमगसनि धा। मदनि सगम गधनि धनि सा, गधनि धनि सा, गधनि धनि सा। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके, सैया चमके। चमक चमक चमके, चमक चमक चमके, चमक चमक चमके। काली घोड़ी पे गोरसैया चमके। कजरार मेघा में बिजुरी दमके, बिजुरी दमके। दब दब सर गई हमरी, बरजोरी सैया ले जावे। बरजोरी सैया ले जावे। चकित भई सगरी नगरी धदा, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी, काली घोड़ी दौड़ पड़ी।
अच्छा, हमने इतनी सारी बातें की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक कलाकार जैसे आप अभिनेता हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी किरदार कर रहे हैं या तो समाज के प्रति आपका क्या सरोकार है, क्या जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं? किसी भी समाज में रहता है उसकी जिम्मेदारी तो होती है। अब ये कि चूंकि हमारा एक पब्लिक किरदार है, हमारे प्रोफेशन में एक चेहरा हमारा वो है जो पब्लिक के सामने आता है, लोग उसको देखते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं जैसा भी, तो ये फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप कोई ऐसी मिसाल कायम ना करें जो लोगों को एक गलत मूल्य देती हो या ये बताती हो कि ये गलत काम भी करने में कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, ये तो सभी लोग करते हैं, ये तो हमको कर देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं। अगर इसमें आपका फायदा है या आपको मजा आ रहा है, चाहे वो मजा थोड़े वक्त का हो, तो कर गुजरो, कोई बात नहीं। ये मिसाल अगर हम ना दें लोगों को तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात होगी। और सबसे बड़ी बात मेरी राय में ये है कि एक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है वो है कि उसको लोगों से बेहद मोहब्बत मिलती है। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइए कि आपके बच्चों को भी आप इसी लाइन में भेजना चाहते हैं या उनकी कुछ और ख्वाहिश है? मेरी 2 बेटियां हैं और जितना पढ़ लिख सकती हैं उतना पढ़ लिख लें, और दोनों माशाल्लाह खूब पढ़ी लिखी हैं। एक ऐसी समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई हैं, कुछ पिछड़े हुए बच्चों के लिए काम करता है, तो वो उसमें बड़ी इन्वॉल्व हैं और खुश हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं और वो उसमें बड़ी खुश हैं। वो फिल्में, सारी फिल्में देखती हैं वो, लेकिन फिल्मों में किसी तरह मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं है और उनको काम करने का उस तरह शौक भी नहीं है। हाँ। तो अब ये उनकी मर्जी की बात है, अगर कल वो ये फैसला करेंगे कि नहीं हम तो फिल्मों में काम करेंगे तो ये उनकी मर्जी, अगर वो फैसला कर चुकी हैं कि नहीं करेंगी तो उनकी मर्जी। अच्छा, अब थिएटर के बारे में तो बात करनी रहेगी कि आप थिएटर से जुड़े हैं और आपके बहुत से नाटक और जो टीवी में शोज होते हैं वो भी बहुत मशहूर और बड़े मतलब बहुत ही दिलचस्प रहे, आम लोगों को अपने से लगे, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि थिएटर से आप किस तरह से जुड़े हैं और क्या कुछ करना पसंद करते हैं? थिएटर में जैसे स्कूल में और कॉलेज में होता है कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ ना कुछ शौक हर बच्चा कर ही लेता है, कोई खेलता है, कोई कुछ करता है, कुछ तो हम लोगों को ये हो गया कि चलो ड्रामा करेंगे। तो स्कूल में भी बहुत छोटे पैमाने पर प्लेज हुआ करते थे, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में आ गए, वहाँ थिएटर की एक्टिविटी ज़्यादा थी तो वहाँ थिएटर के साथ जुड़ गए। और वहीं से मेरी मुलाकात सागर सरहदी साहब से हुई, और सागर सरहदी साहब के एक भतीजे हैं रमेश तलवार साहब, जो बहुत कामयाब डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे फिर इप्टा में शामिल कर लिया। तो इप्टा के साथ बड़े एमेचर लेवल पे हम लोग प्लेज वेस करते रहे। मतलब आपको थिएटर ज्यादा करना अच्छा लगता है कि फिल्म में, कुछ फर्क लगता है? थिएटर में ये है कि वो रोकड़ा हिसाब है, आप गलती कीजिए तो वहीं जूते खा लीजिए, आप ठीक ठाक कर लीजिए तो वहीं तारीफ भी सुन लीजिए, तो वो एक फौरन, हाँ, इमीडिएटली आमने सामने हो जाती है बात। सिनेमा में ये है कि आज आपने की थी, अब जब अंधेरे में लोग जाके आपको गालियां दे रहे होंगे, आप तो घर पे बैठे हैं, सुनने की जरूरत नहीं, तो ये फर्क जरूर हो जाता है। फिर ये है कि आप करते तो वही हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसका सुर बदल जाता है। अब जैसे हम और आप बैठे हैं और करीब बैठे हैं और बातें कर रहे हैं तो इस सुर में बात कर रहे हैं, अगर आप मैदान के दूसरे सिरे पे होती तो यही बात मैं बहुत चीख के ऊंची आवाज में कह रहा होता, तो सुर बदल जाता, बात वही रहती। पर आप सब चीजों को इतनी सरलता से कैसे ले लेते हैं? ये भी तो एक कोई खूबी होगी। क्योंकि उसको गहराई से लेने के लिए बड़ी बुद्धि की जरूरत होती है, तो जो हमारे जैसे कम अकल लोग होते हैं मतलब वो आसानी से सब चीजों को निपट, ये हमसे इतना ही होता है। मैं उन एक्टर का नाम नहीं लूंगा, बहुत मशहूर एक्टर हैं और मुझे बड़े पसंद है वो एक्टर, और 25-30 साल तक बहुत कामयाब थे जी। जब कोई डायरेक्टर उनसे 2 या 3 टेक करवा लेता था तो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ वो कहते थे भाई मुझे इतना ही आता है तो अब तुम क्या कर लोगे और ली टेक लेके, मुझे इससे ज्यादा आता ही नहीं। तो मैं उस फिलॉसफी को मानता हूँ कि भाई मुझे इतना ही आता है। अच्छा, अभी आप विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं और पहले भी आते रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ आके, और यहाँ के प्रोग्राम जब सुनते हैं तो कैसा लगता है, और देश की संस्कृति और जो मूल्य हैं उनके प्रति हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहें? मैं समझता हूं कि एक तो विविध भारती और दूसरा दूरदर्शन जितना बड़ा काम करता है उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा काम कर सकता है, और जितनी जरूरत आपकी और दूरदर्शन की हिंदुस्तान को है और हमारे समाज, उतनी किसी और चीज की नहीं है, क्योंकि आप हर एक इंसान के घर में हो। और विविध भारती के बारे में तो ये कहूं क्योंकि मैं कम से कम 60 साल से सुन रहा हूं, तो आप हर इंसान के दिल में हो। और जिस तरह हिंदुस्तान को एक जबान और एक सोच और एक विचारधारा और एक परंपरा में जोड़ने का काम विविध भारती ने किया है, तो मैं समझता हूं कि ये विविध भारती जो है या दूरदर्शन जो है वो दरअसल ये काम कर रहा है, और खुदा करे कि ये जिम्मेदारी उनको याद रहे और वो ये काम करते रहे। मसलन दूरदर्शन वाले मुझे मार के अब मेरा कचूमर निकाल देंगे, लेकिन वो अव्वल तो ये कि जो अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं उनका कोई चर्चा नहीं करते,
वो इतनी खुफिया तौर पे करते थे जैसे गुनाह किया हो, कहीं गलती से कोई देख ना ले। तो अगर इत्तेफाक से आपने देख लिया तो आप कहते हैं साहब कितना अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं हुई। सेवा जो है ये बहुत बड़ी सेवा है और इसका असर जो है दशकों नहीं सदियों नजर आने वाला है। तो मैं तो इसका बड़ा कदरदान हूँ आपके विविध भारती का और दूरदर्शन का, और खुदा करे कि जितनी कदर हम करते हैं उतनी मेहनत आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें। बहुत हमें अच्छा लगा कि आप सुनते रहते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गाना सुने कोई? सिर्फ अपनी फिल्मों के गाने की बात कर रहा है। तो मैंने एक फिल्म देखी थी और जिसमें मैं गुलजार साहब का बड़ा शहदाई हूँ। जब वो गुलजार साहब की किस्म की लिरिक राइटिंग करते हैं, फिर कभी कभी वो किसी और की किस्म की भी राइटिंग करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन फिल्म आई थी ओमकारा, ऐसा लगता था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विंटेज गुलजार। जी जी, कि भाई वो गुलजार साहब जिनको हम बरसों से जानते हैं और याद करते हैं, और जो ये लिख देते थे कि मेरा गोरा अंग लई ले मोहे शाम रंग दे दे, तो वो वाले गुलजार साहब मुझे ओमकारा में नजर आए थे। नैनो की मत सुनियो, नैना डस लेंगे, क्या खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाना। चलिए सुना। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूंकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूंकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, बादलों में सतरंगियां बोवे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अब क्या करें, हमारे प्रोग्राम्स का वक्त जो है वो ये पाबंदी तो ये पाबंदी जैसी जिंदगी के साथ है वैसे ही प्रोग्राम के साथ बिल्कुल, पर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है इतना ही अच्छा हमारे सुनने वालों को लगा होगा और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी आपकी, मोहब्बत आपकी, और सुनने वालों के साथ भी ये देखिए गुफ्तगू का मौका मिला तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये थी जाने माने अभिनेता फारूक शेख से निम्मी मिश्रा की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तटभलकर और विविध भारती की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। आज के मेहमान कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, इस उम्मीद के साथ अब दीजिए इजाजत। आज के मेहमान।